नमल। वो उसका तरोताज़ा चेहरा देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। गुड। वो हनूस मुस्कुरा रहा था। मगर मुझे मायूसी हुई कि आपने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं करवाई। वो हल्का सा हंस दी। वो क्या है ना हाशिम कि 5 साल से रिपोर्ट रिपोर्ट खेलकर अब थक गई हूँ। इस दफ़ा जिस अदालत में रिपोर्ट करवाई है ना, वो ज़्यादा काबिल भरोसा है। आपका भी दिन अच्छा गुजरे, नरमी से कहकर वो आगे बढ़ गई। वो मुस्कुरा के सर झटक कर रह गया। जवाहिरात आज कोर्ट नहीं गई थी। वो कारदार ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस में अपने मुसाहिबीन के साथ इधर उधर चक्कर काटती नए नए अहकामात दे रही थी। गर्दन का सरिया वापस आ चुका था। लिबास पहले से ज़्यादा शौक रंग का हो चुका था। लिपस्टिक ज़्यादा सुर्ख थी। 2-3 मामूली मुलाजमों को जॉब से फारिग किया। 2-4 पे काम का ज़्यादा बोझ डाला। किसी को झाड़ा, किसी को सराहा और हर एक को एहसास दिलाकर कि वो वापस आ चुकी है। वो अपने ऑफिस में चली आई थी। वो अब घूमने वाली कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। कोई फंड रेजर मुनक्किद करे, कोई गाला, ताकि जब वो दोनों बेटों की हमरा शान से खड़ी हो तो सारे में उसकी मजरूह हुई धाक फिर से बैठ जाए। मगर गाला का थीम क्या हो, लेकिन इससे पहले एक मामूली सी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए। वो अब पहले से भी ज़्यादा हसीन दिखना चाहती थी। उसने टैबलेट उठाया और उसे चेहरे के करीब लाए। सर कुर्सी की पोस्ट से टिकाई उंगली पे उस पे फेरने लगी थी। चंद एक सर्जरीज को खोजा, फिर सोशल नेटवर्क्स को देखने लगी और तभी एक झटके से वो सीधी हुई। शेरनी जैसी भूरी आंखें पहले हैरत से और फिर गजब से फैली। स्क्रीन पे किसी दावत की तस्वीर में साहबजादी साहिबा बैठी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे का नीम रूप वाज़ेह था। DSLR की तस्वीर जहाँ उसकी जिल्द के हर मसान तक को दिखा रही थी, वहाँ कान में मौजूद ज़मुर्द और हीरे जड़े इयररिंग्स भी दिखाई दे गए थे, जिस पे वो अपनी 2 उंगलियां फेर रही थी। और जवाहिरात की नज़रें उंगली पे फिसली। एक उंगली में नीलाहट भरे हीरे वाली अंगूठी दमक रही थी। एक जेवर होता तो वो काफ़ी कह सकती थी, मगर ये 2 मुख्तलिफ जेवरात एक साथ ज़र निगार के ये जेवरात उसकी मलकियत में थे। मगर ये साहिबजादी साहिब के हाथ में जवाहिरात के हाथों से टैबलेट मेज़ पे लुढ़क गया। वो शल सी बैठी रह गई। अहमर लब फड़फड़ाए और फिर शेरनी की आंखों में गुस्से भरी सुर्खी उभरी। अहमर ने उसकी सबसे कीमती मता उसकी दुश्मन को दे दी थी, मगर क्या उसने सिर्फ यही मता दी थी या कुछ और भी, कोई राज, कोई भेद? वो तेज़ी से अहमर को फ़ोन मिलाने लगी, मगर रिकॉर्डिंग ने खबरदार किया कि मतलूबा नंबर अब नहीं मिल पाएगा। जवाहिरात ने फ़ोन रख दिया और किसी बुत की तरह वहीं बैठी रह गई। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। बहुत बर्दाश्त कर लिया उसने, दूसरों को खुद को दबाते हुए। अब वो नहीं दबेगी। दिमाग से नहीं, दिफा से नहीं, जाहरियत से। बेहतरीन हिकमत अमली शेरनी की आंखें आग की तरह लपेटों से भरी सोच में गुम दिखाई देती थी। कमरा अदालत में वापस आओ तो हर शख्स अपनी मखसूस नशिस्त पे विराजमान था। साथी पहली कुर्सियों पे बैठा था और गाहे बगाहे दूर पीछे बैठे गोल चश्मे वाले आदमी को देखता था, जो आज भी खामोश तमाशाई बना बैठा था। जज साहब के सामने हाशिम और जुमर करीब करीब खड़े थे और वो नागवारी से कह रहा था, मिसेस जुमर ने आज भी अपना आखिरी गवाह पेश नहीं किया, ना उसकी कोई मालूमात मुहैया की। क्या आप ये अदालत का वक्त यूं ही ज़ाया करती रहेंगी या हम आगे चलेंगे? योर ऑनर, योर ऑनर, मुझे आखिरी गवाह को पेश करने के लिए वक्त दरकार है, उसने कहते हुए एक नज़र पीछे बैठे साथी पर डाली, जिसने नदामत से सर झुका लिया। वो अभी तक डॉक्टर माया को ढूंढ नहीं पाया था। आप पहले भी काफ़ी ताख़ीर कर चुकी हैं। बहरहाल हम कार्रवाई शुरू करते हैं। आप डिफेंस के क्लोजिंग आर्गूमेंट तक गवाह पेश कर देंगी तो मैं कबूल कर लूँगा, वरना याद रखिएगा मिसेस उमर। जज साहब ने ऐनक के पीछे से उसे देखते हुए तंबीह की, अगर कारदार साहब के इख्तितामी दलाइल तक आपने गवाह पेश न किया तो अदालत यही समझेगी कि आप ताख़ीर का हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। थैंक यू योर ऑनर, मैं इससे पहले गवाह ले आऊँगी, उसने तबदारी से सर को खम दिया। जुमर के गवाह मुकम्मल हो चुके थे। अब हाशिम के गवाहान की बारी थी। उसके बाद इख्तितामी दलाइल थे और फिर जज ने फैसला सुनाना था।
मज़ीद आगे चलने से पहले अदालत नौशरवान करदार से हल्फ के बगैर चंद सवालात करना चाहेगी। जज साहब ने मसरूफ़ से अंदाज में हुक्म दिया। हाशिम ने शेरू को इशारा किया। वो उठा और सपाट से अंदाज में कटहरे में आ खड़ा हुआ। जुमर अब वापस जगह पे बैठी कलम उंगलियों में घुमाती गौर से उसे देखने लगी थी। नौशरवान, आप 21 मई को कहाँ थे? जज साहब रुख उसकी तरफ मोड़े नरमी से पूछ रहे थे। सर, मैं दुबई में था, वो खुश्क से अंदाज में बोला। जुमर सर झटक के अपने कागजात पलट रही थी। क्या आपने सदी यूसुफ को गोलियां मारी थी? नहीं योर ऑनर, ये महज एक बहतान है। मैं तो इस वक्त मुल्क में था ही नहीं। हाँ, मेरा सदी से झगड़ा ज़रूर हुआ था और कई झगड़े रह चुके थे, मगर गोली नेवर, वो एतमाद से कह रहा था। सदी बस चुभती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। और सदी के अगवा में आपका हाथ था? सदी अगवा ही नहीं हुआ योर ऑनर। मुझे यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्तों ने बताया था कि वो शवाल में रहता रहा है इतना अरसा। वहाँ वो दहशतगर्दों की तंजीम, वो रटे रटाए अंदाज में बोलता रहा। जब वो कटहरे से उतरा तो बस एक मलामती नज़र जुमर पर डाली और वापस आकर बैठ गया। अब वो अपने फैसले खुद लेगा, उसने साबित कर दिया था। तो आप ये कह रही हैं कि 21 मई को सदी यूसुफ ऑफिस बिल्डिंग में नहीं आया था? हाशिम कटहरे में खड़ी हलीमा से जिस वक्त पूछ रहा था उसी वक्त पिछली नशिस्तों पे फारिस गाजी आकर बैठा। उसने शर्ट की आस्तीन चढ़ा रखी थी और चेहरे पे संजीदगी थी। जी नहीं, वो नहीं आया था, हलीमा एतमाद से बोली। और इससे पहले मुतअद्दिद बार आपके नंबर से सदी को कॉल की गई थी, वो किस सिलसिले में थी? हाशिम पूछ रहा था। सोनिया की पार्टी में सदी से मेरी मुलाकात हुई थी। वो चाहता था कि मैं उसकी मुलाकात अपने एक अंकल से करवाऊँ जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करते हैं और आजकल शवाल में तैनात है। तो आप वो कॉल मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए नहीं कर रही थी जैसा कि सदी ने कहा, बल्कि मामला शवाल का था। शवाल एक इलाका है जो ज़रबे अज़्म के बावजूद आज भी दहशतगर्दों की जन्नत है और मीडिया रिपोर्ट्स के बरक्स वहाँ तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। जी, अंकल से रब्ता नहीं हो पा रहा था और जब हुआ तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। यही बताने के लिए सदी को कॉल की थी। उसने उल्टा मुझे भी अपने केस का हिस्सा बना दिया। वो नहोशी मगर पूरे एतमाद से कह रही थी। हाशिम ने मुड़कर एक मुस्कुराती नज़र सदी पर डाली और फिर योर डिफेंस कहता हुआ वापस अपनी जगह पे आ गया। जुमर नशिस्त से उठे तो पीछे बैठे फारिस ने पहलू बदला। उसके चेहरे पे फिक्रमंदी नजर आती थी। जुमर जिरा कैसे करेगी और क्या इस जनी हालत में वो हलीमा पे किरदार कश ताबड़तोड़ हमले ठीक से कर पाएगी? कहीं वो गुस्से में टेम्पर लूज करके सब खराब ना कर दे। जुमर छोटे छोटे कदम उठाती, हाथ में चंद कागज़ पकड़े कटहरे के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। हलीमा ने पूरे एतमाद से उसकी आंखों में देखा, गोया वो तैयार थी। सुबह हाशिम ने उसकी मुट्ठी में चंद कॉफ़ी बीन्स डाले थे और फिर उसे मुट्ठी बंद करने को कहा था। ये तुम्हारा सरमाया है। जिरा में वकील तुम्हारी मुट्ठी खाली कराने की कोशिश करेगा, मगर तुमने कोशिश करनी है कि कम से कम दाने गिरें और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास महफूज रहें। और इस मिसाल से वो समझ गई थी। थैंक यू हलीमा, अदालत के साथ ताउन करने के लिए। वो मुस्कुराकर गोया हुई। चमकदार भूरी आंखें हलीमा पे जमी थी। मगर मुझे आपसे एक गिला भी है। हलीमा इस नरमी की तवक्को नहीं कर रही थी, कदरे तज़बज़ब से बोली। जी, ये सच है ना कि मैंने आपको मुतअद्दिद बार कॉल्स की और मिलने की कोशिश की ताकि आपसे आपकी तरफ की कहानी सुन सकूं, क्योंकि अभी तक तो मुझे सिर्फ सादी यूसुफ की तरफ की कहानी मालूम है, मगर आप मुझसे नहीं मिले। ये मेरा कानूनी हक है मैम, वो गर्दन कड़ा के बोली। ऑफ कोर्स ये आपका हक है। अरे नहीं, आप गलत समझे। मैं आपका हक सल्ब करने की बात नहीं कर रही, बल्कि वो याद करके हल्का सा हंसी। एक केस में मैं खुद जब गवाह पेश हुई थी फारिस काजी के खिलाफ, तो मैंने भी मुखालिफ वकील से बात करने से या मिलने से इनकार कर दिया था। मैं आपकी पोजीशन समझ सकती हूँ और मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी लड़की को इस कटहरे में लाकर खड़ा करें। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। बस आपको मेरे चंद सवालात के जवाब देने हैं और फिर आप जा सकेंगी। हलीमा ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। जुमर के पीछे हाशिम को देखने की कोशिश की, मगर जुमर ने जैसे ही उसकी निगाहों का रुख देखा, वो ज़रा दाएं तरफ सिर की। रास्ता ब्लॉक हो गया था। हलीमा अब हाशिम को देख नहीं पा रही थी। मगर ये तो सच है ना?
کہ میں پہلی دفعہ آپ سے اس کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ جی، مگر ہاشم کردار سے کئی گھنٹے تک آپ نے گواہی ڈسکس کر کے تیار کی ہوگی، تو آپ برا تو نہیں مانیں گی اگر میرے سوالات لمبے ہو جائیں، کیونکہ مجھے پہلے وقت نہیں دیا آپ نے، تو وہ کمی بھی تو پوری کرنی ہے نا۔ وہ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حلیمہ نے تھوک نکلی، پھر ذرا دائیں طرف ہوئی، مگر زمر نے اس کے ساتھ اسی طرف سرک گئی۔ راستہ بھی تک بلاک تھا۔ جی شور، وہ مجبوراً بولی۔ آپ آبجیکٹ کریں؟ نوشیروان نے بے چینی سے ہاشم کو مخاطب کیا، جو خود بھی قدرے اچنبھے کا شکار لگتا تھا، مگر جواب میں شیرو کو کاٹ کھانے کو دوڑا۔ کس بات پہ؟ کہ وہ شائستگی سے کیوں بات کر رہی ہے، ہیں؟ اوکے، تھینک یو حلیمہ، بس میں آپ کے چند منٹ لوں گی، وہ مسکرا کے گویا ہوئی۔ میں نے سنا ہے آپ بہت قابل سیکرٹری ہیں اور بہت جافشانی سے اپنا کام کرتی ہیں۔ زمر توصیفی انداز میں شروع ہوئی۔ جی، وہ دھیرے سے بولی، اور آپ کبھی بھی چھٹی نہیں کرتی، بیماری کی حالت میں بھی آفس جاتی ہیں۔ جی، وہ کردار پہ حملوں کی تیاری کر کے آئی تھی اور یہاں اس کی تعریف ہو رہی تھی۔ گڈ، تو 21 مئی کو آپ آفس میں ہی تھیں؟ جی، میں سارا دن ڈیسک پہ تھی۔ اور 21 مئی کو نیچے لابی میں کتنے لوگ سارے دن میں آئے تھے؟ میں لابی میں آنے جانے والے سے نا واقف ہوں، میں صرف ان کا بتا سکتی ہوں جو میرے سامنے لفٹ سے اتر کر ہاشم کردار کے آفس میں جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ بلڈنگ میں داخل ہونے والے ہر شخص کا حساب نہیں رکھتی، صرف انہی کا حساب رکھتی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتی ہیں۔ جی، جن کو آپ دیکھ سکتی ہیں، رائٹ، اس نے زور دیا۔ سب دم سدے سن رہے تھے۔ جی، اور سدی کو آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، اگر وہ آیا ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا۔ کیسے پتہ ہوتا؟ کیونکہ لفٹ میرے سامنے ہے اور مجھے کراس کر کے ہی کوئی کردار صاحب کے آفس میں جا سکتا ہے۔ وہ تو اسٹاف لفٹ ہے نا۔ زمر نے چند کاغذات اس کے سامنے رکھے جن پہ آفس فوٹو پرنٹ کی گئی تھی۔ ایک پرائیویٹ لفٹ بھی تو ہال کے کونے میں ہے اور اس سے کردار صاحب کے خاص مہمان اترتے ہیں۔ اس کے ایک طرف گلاس وال لگی ہے جو معمولی سی دھندلی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی وہاں سے اترے تو آپ کو کراس کیے بغیر ہی سیدھا کردار صاحب کے آفس میں چلا جائے۔ حلیمہ لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ ہاشم کو دیکھنے کی راہ ہنوز بلاک تھی۔ وہ گلاس بہت معمولی سا دھندلا ہے اور کسی انسان کے قدوں تک آتا ہے، کوئی وہاں سے گزرتا تو اس کا سر نظر آ ہی جاتا ہے۔ چند فٹ دور ہی تو میرا ڈیسک ہے۔ اور آپ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ سوری، کہ یہ سچ نہیں مس حلیمہ کہ 20 اپریل کو آپ کی آنکھوں کی لیزر سرجری ہوئی تھی، PR کی، مگر آپ نے صرف 2 دن کا آف لیا تھا اور تیسرے دن آپ جاب پہ واپس آ گئی تھی۔ جی، یہ درست ہے، اور آپ نے اپنے باس کو نہیں بتایا تھا کہ PR کے بعد آنکھ کھلتی ہی 2 دن بعد ہے اور بصارت دھندلی ہوتی ہے۔ کم از کم 4 سے 5 ماہ لگتے ہیں دونوں آنکھوں کی نظر شارپ ہونے میں۔ آپ کا نمبر -4.5 تھا جو کافی کمزور ہے۔ آپ کی نظر واپس آنے میں کم از کم 2 ماہ لگنے تھے۔ حلیمہ نے بے چینی سے اس کے پیچھے دیکھنا چاہا مگر بے سود۔ ہاشم نے کوفت سے پہلو بدلا۔ وہ اعتراض کرتا تو وہ مزید کنفیوز ہو جاتی۔ میری نظر بالکل ٹھیک تھی، مگر کیا ان دنوں آپ اسٹیرائڈ ڈراپس آنکھوں میں نہیں ڈال رہی تھیں؟ جی، مگر وہ آپ نے 5 جون کو اپنے ڈاکٹر کو پوسٹ اپ چیک اپ میں کہا تھا کہ اس ہفتے جب سے آپ نے اسٹیرائڈ چھوڑے ہیں آپ کی نظر بحال ہونے لگی ہے۔ یعنی 21 مئی تو اس سے پہلے آیا تھا نا۔ 21 مئی تک تو آپ ڈاکٹر کے حروف تہجی بورڈ کی آخری 4 سطور نہیں پڑھ سکتی تھی۔ میری نظر ذرا سی کمزور تھی، مگر میں سارا کام احسن طریقے سے آپ کہہ چکی ہیں کہ آپ بیماری میں بھی آ جاتی تھیں آفس، تو ان دنوں آپ کو 2 میٹر سے آگے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آپ نے اپنے باس کو نہیں بتایا اور کام کرتی رہیں۔ مگر میں، وہ مضطرب ہو کر بولنا چاہ رہی تھی، مگر، اور یہ عین ممکن ہے کہ قریباً 12 میٹر دور موجود پرائیویٹ لفٹ سے سادی جب اترا ہو تو اپنے فاصلے کے باعث پہچانا نہ ہو۔ مگر وہ پرائیویٹ لفٹ سے نہیں اترا تھا، وہ بے چینی سے بولی۔ یعنی وہ اسٹاف لفٹ سے اترا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ ہاشم نے آنکھیں مینچ لیں۔ اف! حلیمہ لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ وہ کسی بھی لفٹ سے نہیں اترا تھا، مگر یہ عین ممکن ہے کہ آپ نے اسے نہ دیکھا ہو کیونکہ آپ آنکھوں میں ان دنوں
स्टीरॉइड्स डालती थीं और प्राइवेट लिफ्ट से आने वाले को नहीं देख सकती थी। यूँ वो आपको बाईपास करके हाशिम के ऑफिस में जा सकता था। आप झूठ नहीं बोल रही। आप में दरअसल देखने की अहलियत ही नहीं थी। थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं पूछना। आपकी बार एकदम तेज़ी और दुरुस्ती से कहकर जोमर वापस बोली। हलीमा ने बेबसी से हाशिम को देखा, जो अब नजर आया था और उसे खुशगमगीन निगाहों से घूरे जा रहा था। वो दी एग्जामिन के लिए भी नहीं उठा था। मज़ीद कोई गुलफिशानी ना कर दे वो, और गवाह को जाने दिया। जोमर, वो वापस बैठी तो सादी ने आहिस्ता से उसे मुखातिब किया। वो उसके करीब हुई। फारिस मामू की रिहाई से पहले जब मैंने एक होटल में हलीमा के हाथ में मौजूद हाशिम के लैपटॉप को यूएसबी लगाकर हैक करने की कोशिश की थी, तो वो मुझे नोटिस नहीं कर पाई थी, यकीनन इसलिए कि उसकी नज़र ख़राब थी। हाँ, मगर जोमर, मैं तो रेगुलर स्टाफ लिफ्ट से उतरा था, उसने जल्दी से तस्दीक की। साथी यूसुफ खान, कोर्ट रूम में झूठ को सच से नहीं हराया जाता, झूठ को उससे बड़े झूठ से हराया जाता है। मुस्कुराकर कहते वो वापस सीधी हो गई। जब वो बाहर निकली तो राहदारी में अपने बॉस के साथ चलती हलीमा उसे सफाइयाँ दे रही थी और वो गुस्से में कुछ कह रहा था। वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। तब एहसास हुआ कि कोई उसके साथ आकर चलने लगा है। वो रुकी नहीं, मुड़ी नहीं, कदम उठाती रही। बड़े अरसे बाद कंट्रोल्ड, शाइस्ता और ठंडे मिजाज की लगी हैं आप, मुस्कुराहट दबाए वो बोला था। जोमर ने नजरें घुमाकर उसे देखा। मैं तो वकालत कर रही थी, और यकीनन उसके डॉक्टर की फ़ीस वगैरह का आपको हाशिम के कंप्यूटर से चोरी की गई फाइल्स से मालूम हुआ होगा। वकील अपना सोर्स नहीं बताते, और 2 नंबर लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। वो 2 कदम आगे बढ़ गई, मगर वो रुका रहा। फिर मुस्कुरा के बोला, मैं मुतासिर हुआ हूँ। जोमर के कदम जंजीर हुए। वो घूमी तो आंखों में हैरत थी। मुझसे? तुमसे, क्योंकि अच्छा वकील वो होता है जो वहाँ से आए जहाँ से तसव्वुर भी नहीं किया हो। हम सब समझ रहे थे कि उसके किरदार और काबिलियत पे हमला करके उसको झूठा कहोगी, मगर तुमने ये साबित किया कि वो सच बोल रही है। बस बेचारी को नज़र ही नहीं आया था। मुस्कुरा के बोलते हुए वो उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब देखकर, मगर डर भी लगा। सोच रहा हूँ आइंदा मालूम नहीं बातों में तुमसे जीत पाऊँ या नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, वो खौफकी से कहती सर झटकती आगे बढ़ गई, और वो उदास मुस्कुराहट से उसे जाते देखता रहा।